हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं आपके अध्याय 3 की कंप्लीट सॉल्यूशंस किसके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग को मैं ब्लूप्रिंट भी दिखा रहा हूं ताकि आप इसको एक आइडिया मिल पाए कि कितने कितने नंबर की क्वेश्चंस करना है। अध्याय 3 की बात करें बच्चों तो आप लोगों को एक एक नंबर वाला 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाला एक प्रश्न और 3 नंबर वाला एक प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है? मतलब 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको कंफर्म प्रिपरेशन कराने वाला, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे क्योंकि जितना भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सबकी इजीएस्ट आंसर, जो सबसे इजी आंसर है, सुन के याद करने वाला, आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनते बस चलिए, आपकी तैयारी कंप्लीट इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर 1 की बात करें और 2 की बात करें तो दोनों की वीडियो जो है ऑलरेडी डल गई है इसी तरीका से, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते 2 अंक वाला पहला प्रश्न। क्या बोला गया? नीरा बोया गया क्षेत्र से क्या आशा है? तो नीरा बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे? वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे नीरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं। या किसी क्षेत्र के, दूसरी इसकी उत्तर बता रहा हूं है ना, या किसी क्षेत्र के बोए गए कुल खेतों की जो क्षेत्रफल होती है उसको ही क्या बोला जाता है? नीरा बोया गया क्षेत्र। या किसी क्षेत्र में बोए गए कुल फसलों को क्या कहते हैं हम लोग? नीरा बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इस तरीके से आप लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। और इस नीरा बोया गया क्षेत्र को क्या बोला जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? आपको आसान से याद हो गया होगा मे बी। किसी क्षेत्र में बोए गए कुल खेतों को क्या कहा जाता है? वहां पर नीरा बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। या वह भूमि जिस पर फसल हम बोते हैं और उसकी कटाई करते हैं वो क्या कहलाता है? नीरा बोया गया क्षेत्र होती है। क्लियर? फिर इसमें अगला प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में, आधुनिक कृषि के क्या दुष्परिणाम है, मतलब आधुनिक कृषि से क्या घाटा हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमी होते जा रही क्योंकि विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। अब साथ ही साथ पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों को उपयोग कर जा रहा है। 2 दुष्परिणाम है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होते जा रही है, दूसरा जो है आप लोगों का पर्यावरण पर जो है बुरा असर पड़ रहा है। क्लियर? ये दोनों कर सकते, 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे इसमें से। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है? हरित क्रांति किसे कहते हैं? ये 2020 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, उन्नत किस्म के बीजों रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक तकनीकी से फसल उत्पादन करना। किनके द्वारा भाई? अब देखो, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करेंगे, आधुनिक तकनीकों द्वारा जब खेती करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति की शुरुआत, ये एक्स्ट्रा चीज है ना, आप उतना को लिखोगे तो चलेगा, ये एक्स्ट्रा चीज है, मैं बता रहा हूं आपको कि हरित क्रांति की शुरुआत क्या कहा हुआ? 1940 के दशक में स्टार्ट हुई और 1960 से 1980 के दशक तक इसका असर जो है रहा है। ठीक है? क्लियर? इसमें खास करके जैसे गेहूं चावल के उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया गया। हरित क्रांति इसलिए लाया गया था ताकि खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सके, है ना, जितनी मनुष्य है उसके लिए प्रॉपर जो है खाद्यान्न हो सके, अनाज हो सके, इसलिए हरित क्रांति लाया गया था। कब लाया गया था वो भी बता चुका हूं, हरित क्रांति किसे कहते हैं वो भी मैं चीजें आपको समझा चुका हूं। क्लियर है? तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाई प्रश्न क्रमांक 4, क्या बोला जा रहा है? गर्मी में किन फसलों का उत्पादन होता है? तो जाहिर सी बात है, गर्मी में तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, इन सब चीज का क्या होता है? उत्पादन होती है। या जितना भी सब्जियां होती है उन सब्जियों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। ये आप लोग लिखोगे। ठीक है? फिर फसल चक्र किसे कहते हैं? ये भी 2020 सेट ए में आया हुआ है। देखो, किसी एक ही खेत में एक निश्चित अवधि में अलग अलग तरह की फसलें उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। मतलब फसल को बदल बदल करके खेती करना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। इसकी आसान भाषा में हो जाएगा आंसर। क्लियर है? फिर अब इससे होता क्या है? इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है बेहतर होती है, उसकी जो पोषक तत्व का जो संतुलन है बना रहता है, क्योंकि हम बार बार धान बोएंगे तो वो क्या कर लेता है? पूरी तरीके से उसको पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे जो है समाप्त होते जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है? और कीटों और खरपतवारों का निपटारा के लिए भी इसका किया जाता है। ठीक है?
फिर प्रश्न क्रमांक 6वां देख लेते जो पूछे जा सकते इस चैप्टर से, उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है। मतलब उत्पादन में वृद्धि, कितनी उत्पादन होनी चाहिए, इसकी तुलना जो है जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है। तो इन चीजों को देखो क्या करेंगे, उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करनी इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में, सिंपल सी बात है, मैं इसको बना के बोल रहा हूं कि उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में खाद्यान्न की संकट ना हो। भाई जितनी जनसंख्या बढ़ रहा है उसके आधार पर हमें उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे तो भविष्य में खाद्यान्न की, खाद्य पदार्थों की जो है कमी हो जाएगी, जिससे बहुत ही दयनीय स्थिति आ जाएगी। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है 7वां, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम नल से बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं नलकूप से, ठीक है, तो उससे क्या दुष्परिणाम होंगे। तो देखो नलकूप के क्या बोला गया, नलकूप के अत्यधिक दोहन से जल स्तर नीचे चला जाएगा। पहला चीज तो जल स्तर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। खेतों में अत्यधिक सिंचाई से नलकूप जो है क्या होने लग जाए, जल स्तर नीचे चला जाएगा, जिससे नलकूप सूखने लग जाएंगे। खेतों में सिंचाई के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उतना जल प्राप्त नहीं हो पाए। यही सी बात है, जल स्तर नीचे जाएगा, नल सूखने लग जाएगा और सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं हो पाएगा, जिससे उत्पादन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। इस तरीके से देखो बहुत आसान है, रिलेट करके करो, आपको रटना नहीं है बच्चों। आपको सीधी बात है, नलकूप से सिंचाई करेंगे जल स्तर कम होगा, जल स्तर कम होगा मतलब नल सूख जाएगा, और नल सूखेगा मतलब सिंचाई में प्रॉब्लम होगी। अब सिंचाई में प्रॉब्लम होगी तो उत्पादन कम होगी। इन्हीं चीजों को आपको लिखना है, सिंपल सा। क्लियर। फिर आगे प्रश्न क्रमांक 8वां में क्या बोल रहे, भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है। तो भूमंडलीकरण का आशय है किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना, समन्वय बनाना। ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बेरोक हम लोग किसी भी चीजों का आदान प्रदान कर सके, मतलब व्यापार जो है कर सके। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस लगती है, बट मे भी पूछा जा सकता है। इसलिए देखो, विज्ञान की वह शाखा जो जीवित जीवों और जैविक प्रणालियों का उपयोग करके नई तकनीकों और उत्पादकों का विकास करती है। मतलब जीवों के आधार पर उत्पादन करती है तकनीकों के द्वारा, तो उसे ही जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तिलहन से क्या अभिप्राय, ये 10वां क्वेश्चन है। वे बीज जिनसे खाद्य तेल, क्या जिनसे तेल प्राप्त किए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, तिलहन कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये 10 के 10 प्रश्न याद हो गए होंगे, समझ गए होंगे, और बिना रटे जो है इसको लिख कर आएंगे। तो बस चीजों को समझते चलेंगे, ध्यान से करते चलेंगे। फिर 5 अंक वाला मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चंस करा रहा हूं, जहां से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अथवा में आती है ना। मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के कारण, मोटे अनाज है उसके उत्पादन में कमी होने क्या क्या कारण है, तो सबसे पहले निम्नलिखित कारण है करके लिख लेना। पहला, चावल और गेहूं प्रमुख खाद्यान्न, इसलिए इसके उत्पादन में अधिक जोर दिया गया। भाई लोग ज्यादातर किसको खाते, चावल और गेहूं को, इसलिए इसके उत्पादन पर जोर दिया गया, जिससे मोटे अनाज के लोग जो है कम उत्पादन करने लग गए, पहला कारण। दूसरा, मोटे अनाज गरीब लोग खाते हैं। अब जाहिर सी बात है गरीब लोग खाते जिससे उसका मूल्य भी कम रहेगा, इसलिए इसका उत्पादन में कमी हुआ मोटे अनाज के। ठीक है, दूसरा, व्यावसायिक लाभ कम मिलता है इससे, मतलब फायदा ही कम होगा, तो जाहिर सी बात है इसकी खेती तो लोग करेंगे नहीं, है ना, तो इससे मोटे अनाज का उत्पादन प्रभावित हुआ। फिर हरित क्रांति पर सिर्फ क्या किया गया, पतले अनाजों पर ही जोर दिया गया। सरकार द्वारा इन अनाजों को उत्पादन हेतु कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। भाई उन सरकार ने कोई घोषणा नहीं की कि भाई जो मोटे अनाज बोएंगे उसको हम बोनस देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उनको ये सुविधा देंगे, इस तरीके से उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या में खाद्यान्न पूर्ति के लिए, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि खाद्यान्न की भी तो पूर्ति करना पड़ेगा, इसलिए मोटे अनाज के उत्पादन में क्या हुआ, कमी होती है। इसमें से आपको 5 ही लिख के आना है। ठीक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, तीनों फसलों का विवरण जो आपको उदाहरण सहित देना है। तो देखो, खरीफ फसलें की अगर बात करें तो ये फसलें बारिश के मौसम में बोई जाती है। ठीक है, इन फसलों को बढ़ने के लिए ज्यादातर क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। और खरीफ की फसलों में कुछ के उदाहरण इस तरीके से, जैसे चावल हो गया, गन्ना, जूट, कपास इत्यादि। ठीक है, इसकी मानसून के आगमन के साथ ही इसकी बुआई की जाती है, याद रखना। ठीक है, रबी फसलें ये सर्दियों की शुरुआत में या मानसून के अंत में बोई जाने वाली फसल है। अगर महीने में बात करें तो नवंबर दिसंबर में बोई जाने वाली ये फसल होती है। इन फसलों को ठंडे मौसम और पानी की जरूरत होती है। रबी की फसलों के लिए क्या है, गेहूं, जौ, सरसों, दाल, अलसी इत्यादि हो जाएगा। क्लियर।
फिर जायद फसलें की बात करें तो ये फसलें गर्मी के मौसम में, जैसे ही रबी की फसल होती है उसके बाद जायद फसल बोया जाता है, ठीक है। जैसे ये मतलब धान गेहूँ वगैरह कट जाता है, तो गेहूँ वगैरह कटने के बाद जो फसल जैसे सब्जी वगैरह बोई जाती है वो क्या कहलाती है, जायद फसलें कहलाती है। इसमें तेज़ धूप और हवाओं को सहन करने की क्या होती है, शक्ति होती है। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 से ABCD तीनों क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता की, मतलब भारत में जब कृषि होती है तो उत्पादन इतनी कम क्यों होती है, तो उत्पादन में कमी के कारण को बताना, जो कि 23 में पूछा गया तीनों सेट में 5 नंबर में। भारतीय किसानों का अशिक्षित एवं निर्धन होना, भारतीय किसान क्या अशिक्षित है, मतलब वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं और वो निर्धन है। इस तरीके से मतलब उनके पास जितने भी तकनीकी है उसको उपयोग करने के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं। इस तरीके से इसमें लिखना है। कृषि का मानसून पर निर्भर होना, मतलब कृषि के लिए यहाँ के भारत के किसान जो है सिर्फ और सिर्फ मानसून पर निर्भर होते हैं। अगर बारिश आई तो ठीक, नहीं आया तो पूरी तरीके से फसल जो है बर्बाद हो जाती है, या कभी तेज बारिश आ गया तो फसल बर्बाद हो जाती है, इस तरीके से, है ना। अगला, कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग होता है। उस चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। आधुनिक तकनीक मतलब विभिन्न प्रकार की मशीनों का, है ना, उपयोग कम होती है। कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होता है इस वजह से। फिर भूखंड के छोटे छोटे टुकड़ों होने से उत्पादकता कम होती है, मतलब खेती जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है, भूखंड हो गई है ना, जिसकी वजह से क्या उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। और भूमि की विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपयोग करने, रसायनों के उपयोग करने की वजह से उत्पादन क्षमता जो है कम हो रही है। इस तरीके से अगला पॉइंट भी डाल सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं देखो, कृषि भारत के लिए बहुत अधिक महत्व है। इन चीज़ों को बताना है क्यों खेती महत्व है, तो किन्हीं 5 बिंदुओं को स्पष्ट करना है। क्यों, मिट्टी की से गुणवत्ता पर निर्भर करती है, पानी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है, बीज, बीमारी और कीटों का नियंत्रण कर, है ना, उपयुक्त यहाँ पर तकनीकी ज्ञान और प्रयोग, इस तरीके से इन चीज़ों को करना है, ठीक है। फिर वहाँ पर कमी के कारण देखे थे, यहाँ पर वृद्धि के कारण देखना है। तो मे बी यही लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। या तो कमी के कारण, यहाँ पर वृद्धि के कारण कि वृद्धि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो देखो आधारभूत कारण क्या हो सकता है, पर्यावरणीय कारक। तो देखो, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक ही है, जल हो गया, तापमान हो गया, मिट्टी, प्रकाश, पोषक तत्व, ये सबसे लिखेंगे। उन्नत बीज, खाद और कीटनाशक, औषधियाँ, मतलब आजकल पर्याप्त मात्रा में उन्नत बीज, खाद, इन सब चीज़ का उपयोग करने लग गए, जिसलिए फसल उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। सिंचाई की सुविधा होने लग गई है ना। अपशिष्ट जल का उर्वरक के रूप में उपयोग होने लग गया, जिससे उत्पादन क्षमता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। क्लियर है। तो ये रहा आपके 5 अंक वाले और 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।